ख्याल से 15 स्कूल मैंने चेंज किए होंगे, एक के बाद दूसरे। जब उनकी ट्रांसफ़र हुई बम्बई, मैंने कहा फिर मैं भी बम्बई में ही कहीं दाखिला लूँ लॉ में। तो वहाँ पे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एक अच्छे कॉलेज है, इट्स सपोज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस टुडे ऑल्सो. I got my admission in Government Law College, Bombay. He in fact filed a case in the Supreme Court, and later his legal heirs, that my father and my father's brothers, कि भाई इनको कम से कम पेंशन तो दो, वो भी नहीं मिला उन्हें. उन्होंने कहा हाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, I still it's on record. He said that it was before independent India. We have no authority to rule on the rights of a person as a pensioner or as an employee before the promulgation of the Indian Constitution. The development, organized development of colonies, land development है नहीं. He was the first person to develop a land development company and took a loan and bought a marshy piece of land called जो कौन खंडा है ना एरिया में, उसको उन्होंने डेवलप किया, वहाँ फिलिंग की, वहाँ वो सब मार्शी लैंड था और उधर प्लॉट्स बनाए और उसको अप्रूव कराया गया टाउन प्लानिंग स्कीम में, तो उसका नाम रखा गया बिशंबर नगर. एशियन मेल पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है. मैं हूं आपका मेजबान एडवोकेट असरार अली. आज के इस पॉडकास्ट के मेहमान हैं जनाब रंजन नेहरू जी. रंजन नेहरू एक लॉयर हैं, कॉर्पोरेट लॉयर हैं, पोइट हैं, राइटर हैं एंड अबव ऑल ए गुड पेंटर. आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत इनकी बचपन से करेंगे कि इनका बचपन कहाँ गुजरा और इनकी बचपन की इंटरेस्टिंग स्टोरीज कैसी थी. रंजन जी, आपको प्रोग्राम में खैर मकदम है. शुक्रिया. इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं कि आपने बचपन कहाँ से, आपका बचपन कहाँ गुजरा और बचपन की यादें अगर आपको याद हैं वो हमारे साथ शेयर करें. जनाब, बचपन की याद तो शुरू होती है हब्बा कदल से. हमारा जो एंसेस्ट्रल हाउस था हब्बा कदल में था, तो जो भी मुझे बचपन की यादें हैं वो उसी हाउस के साथ जुड़ी हुई हैं. उसके बाद मेरे वालिद साहब जो थे वो रेडियो कश्मीर में काम करते थे एज अ इंजीनियर. तो बिकॉज ऑफ दैट ऐसा हुआ कि मुझे वो ट्रांसफर जॉब था उनका. ऑल ओवर इंडिया ही हैड टू गेट ट्रांसफर फ्रॉम, ही वुड गेट ट्रांसफर फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस. तो मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा. उस दौरान में मुझे कम से कम मेरे ख्याल से 15 स्कूल मैंने चेंज किए होंगे, एक के बाद दूसरे. मुसलसल एक जगह में बैठ नहीं सका. I could not absorb at one place. So my childhood was very fragmented, very confused for various reasons. And but at the same time I'm happy to say कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग कल्चर्स के साथ राबिता रखना, लोगों को समझना, उससे एक ज़हनी तौर पे बहुत फायदा हो. ये मेरा खुद का कहना. दिस इज व्हाट आई फील अबाउट इट. तो फिर मैं बचपन में पहले बर्न हॉल स्कूल में पढ़ता था यहाँ पे. इनफैक्ट बर्न हॉल स्कूल जाने से पहले मैं हेडो स्कूल में किंडरगार्टन पढ़ा, प्राइमरी. उसके बाद मुझे शिफ्ट किया गया बर्न हॉल स्कूल में. 7वीं या 8वीं क्लास तक मैं बर्न हॉल में पढ़ता था. वो एक अलग ही दौर था. बर्न हॉल के बारे में भी अगर मैं कभी बात करूं, वो बहुत ही एक बड़ा चैप्टर है, क्योंकि ख़ास तौर पर कि वहाँ पे हमारे ख़ास एक टीचर थे, उनका नाम था फादर जॉन फेरो. जो उनका असर हमारी ज़िंदगी में पड़ा और जिस तरह से उन्होंने एक अजीब व गरीब निशान हमारे जहन में रखा, वो मैं कभी भूल नहीं सकता. He was most interested in building integrity, truthfulness and honesty. अगर आप कभी गलती करो, आपको कहना है कि ये किसने किया था. लड़के तो एकदम कोई सर झुका के कहेंगे नहीं हमें मालूम नहीं है,
उन्होंने कहा आपने गलती की है, आपको ये भी मालूम है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी, मगर आपको हाथ ऊपर उठाना है, कहना है सर मैंने ही गलती की। आपको पनिशमेंट भी मिलेगी मगर आप वो पनिशमेंट ले। कभी झूठ सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ो। वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, ना तो हमें जहन में देता था कि आप इस मजहब के साथ वाबता रखते हैं। मैंने तो कभी उनके जबान से जीसस क्राइस्ट का नाम सुना नहीं। मैंने उनकी जबान से कभी बाइबल के बारे में बात नहीं सुनी। हालांकि वो ब्लैक रोब पहनते थे और कॉलर था वाइट कॉलर, मगर कभी भी मैंने उनकी जबान से ये सुना नहीं। वो अलबत्ता उनका टोटल फोकस था ऑन डेवलपिंग योर कैरेक्टर। इस हद तक मैं अपना कैरेक्टर और हम अपना कैरेक्टर उसका मैं नहीं कह सकता, बट हो सकता है उसका कुछ असर हुआ होगा। ये थी प्राइमरी एजुकेशन। फिर जब प्राइमरी से ऊपर आप आए हायर सेकेंडरी में, कॉलेज लेवल में, आपने हायर सेकेंडरी कहाँ से किया, या फिर उसके बाद कॉलेज लेवल में आपने कौन से सब्जेक्ट्स लिए और कैसे लिए? जनाब ऐसी बात है क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फिर इतना मैं तंग आ गया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने चेंज किया, खुद ब खुद मैं गया सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय श्रीनगर बंटवारा में था। तो मैंने अपना एडमिशन, क्योंकि वालिद साहब यहाँ थे नहीं, वो कहीं थे, उन्होंने कहा अपने आप अपना एडमिशन करो। मैं नाउ क्लास 9th स्टैंडर्ड में अपने आप एडमिशन करने गया और मुझे एडमिशन मिला एक केंद्रीय विद्यालय में, सेंट्रल स्कूल, ऑल इंडिया हायर सेकेंडरी एजुकेशन। मैं तो किसी दूसरे ही माहौल में बड़ा था। कॉन्वेंट स्कूल्स, रोमन कैथलिक्स, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। तो मैं जो वहां पहुंचा, मेरे जो इवन द सब्जेक्ट्स वर डिफरेंट, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या कर। मैंने ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स अरिथमेटिक पढ़ा था, वहां पे मॉडर्न मैथमेटिक्स था, सेट थ्योरी थी, कुछ भी ऐसे करके चीजें थे। मैं तो कुछ ये ही नहीं, हिंदी पढ़ना पड़ा। माई लेवल ऑफ हिंदी वॉज वेरी पोअर। हम तो थोड़ा सा उर्दू सीखते थे, हिंदी सीखते थे, मगर खास तो थे नहीं। 8 किताबें हिंदी में पढ़नी पड़ी और संस्कृत पढ़ना पड़ा। उसके बाद ही मैं 10th क्लास पास कर सकता था। ये तो मेरे लिए क्या, किस दौर से मैं गुजरा हूँ, कैसे मैंने उसको समहाउ कवर किया, ये कुछ और ही कहानी है। बहरहाल, दिस इज हाउ आई कंप्लीटेड माई ऑल इंडिया हायर सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE। और उसके बाद मैंने अमर सिंह कॉलेज में यहाँ दाखिला लिया। मैं चाहता था लिबरल आर्ट्स में अपना, मेरा रुझान बचपन से ही रहा था आर्ट्स में, राइटिंग में। तो उन दिनों मुझ पे हंसा गया कि क्या करोगे, मैं तो या तो डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे, वही बनना चाहन। उन दिनों तो ऐसा ही था, और कुछ नहीं बन सकते थे आप, या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है। मैंने कहा मैं तो कतई नहीं इंजीनियर बनूंगा, कतई नहीं डॉक्टर बनूंगा, ये तो मुझे मालूम है, बाकी मालूम है या नहीं ये नहीं मैं करने वाला। और फिर बचपन में मैंने, मेरे ग्रैंडफादर जो थे विशंबर नाथ नेहरू, उनके साथ रह रहे के, क्योंकि बचपन में ही मैं देखता था 1928 लाहौर, पेज नंबर 236, 1927 इलाहाबाद। यही चीजें मैं सुनता गया हूं, क्योंकि ये कोर्ट के प्रेसिडेंट्स, बातें, लीगल डिस्कशंस, ये तो आम तौर पर चले आ रहा था हमारे घर में। इसका कुछ असर तो पड़ा मुझे, बावजूद कि मेरा रुझान था आर्टिस्ट का, राइटर का, लिबरल आर्ट्स में। मैंने कहा मैं अगर इंजीनियर तो नहीं बनूंगा, डॉक्टर नहीं बनूंगा, ये तो मुझे मालूम है, मगर फिर मैं तो लॉयर बनूंगा, मैं अपने ग्रैंडफादर का पेशा इख्तियार करूंगा। हालांकि मेरे ग्रैंडफादर मुसलसल तो लॉयर नहीं थे, उन्होंने पहले MA किया था फिलॉसफी में,
फ्रॉम लाहौर यूनिवर्सिटी। फिर उन्होंने लॉ किया। तो पहले उन्होंने बार ज्वाइन किया। उसी दौरान में कुछ ऐसा हुआ कि एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन आया। बिफोर पार्टीशन। इट वाज बिफोर पार्टीशन, 1947 से पहले। तो जनाब उन दिनों उन्होंने महाराजा हरि सिंह का दौर चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि चलो हम डायरेक्ट रिक्रूट एग्जामिनेशन दे देंगे, हो सकता है। मेयर ऑफ कश्मीर के लिए प्रेसिडेंट कश्मीर कहते थे उस लोग, प्रेसिडेंट म्यूनिसिपैलिटी श्रीनगर, प्रेसिडेंट म्यूनिसिपैलिटी जम्मू, ऐसे थे अलग अलग। तो प्रेसिडेंट म्यूनिसिपैलिटी श्रीनगर के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकला था, उन्होंने अप्लाई किया। तो स्ट्रेंजली इनफ उनको सिलेक्ट किया गया और फिर उनको इलाहाबाद भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। लोकल गवर्नेंस, लोकल बॉडी गवर्नेंस के लिए एक प्रोग्राम था इलाहाबाद में। तो उन दिनों वो वहाँ पे गए और मैंने सुना है कि जब वहाँ इलाहाबाद गए उन दिनों श्री जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ पे प्रेसिडेंट म्यूनिसिपैलिटी इलाहाबाद बने। कि मैं किसी दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये सच है कि कितना है, मैंने सुना है। तो वहाँ उनके साथ कुछ मिले थे, फिर क्या हुआ उसके बाद मुझे मालूम नहीं है। दो ही वाज he did not politically agree with him in many things with जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, ना तो मैं अपने ग्रैंडफादर साहिब के साथ इन चीज़ों के बाद डिस्कस करता। मैं तो 4 क्लास में 5 क्लास में पढ़ता था, क्या बात करूं उनसे। खैर, ये आपने जो सवाल पूछा कि आपका मेरा बचपन कैसे रहा, कहाँ मैंने पढ़ा, कैसे हुआ, उसके बाद जब मैंने फिर उसके और कुछ अजीबोगरीब ये मालूम होते हुए कि मुझे लॉयर बनना है, लीगल प्रोफेशन इख्तियार करना है, मैंने कहा मैं साइंस लूंगा, मैं आर्ट्स नहीं लूंगा। ये एक ही अजीबी बात है। तो मैंने जनाब अमर सिंह कॉलेज में अपना दाखिला करवाया और BSc मैंने किया, बैचलर्स ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मैं खैर उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, मैं तो खास उसमें रुझान था नहीं मुझे। और फिर इतना एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ा और ये फिर उसके साथ मैंने जस्ट टू स्टे इन टच विद सम लिबरल आर्ट मैंने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा एज एन एडिशनल सब्जेक्ट उस टाइम, बिकॉज मैं इस पे I was interested. I said, I have to do law ultimately. I should know something about that. So I was told by my uncle that time, one of my uncles, that tomorrow if you change your mind, ना उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, इससे बेटर है आप साइंस ले लो। मैं तो फॉर्म भी लिया था और मुझे SP कॉलेज में एडमिशन के लिए मैं गया, तो उनके यहाँ से मैं निकला, मैंने कहा मेरे मौसा जी थे, उन्होंने कहा क्या बात करते हो, कल को आपका माइंड बदल जाएगा, आप नहीं चाहोगे आर्ट्स में और लिबरल और लॉ में प्रैक्टिस करना, फिर क्या करोगे साइंस में। तो उन दिनों जरा साइंस का कुछ और ही, पीपल वुड गिव वेटेज टू साइंस। सो दिस इज हाउ आई डिड माय बैचलर्स इन साइंस अमर सिंह कॉलेज में। और उसके बाद मैं लॉ के लिए अप्लाई किया। उन दिनों मेरे वालिद साहब भी, खैर उसके बाद हुआ वो, मगर उनका ट्रांसफ़र का सिलसिला तो ज़िंदगी भर चलता रहा, एक जगह से दूसरी जगह। उनकी ट्रांसफ़र हुई बम्बई। जब उनकी ट्रांसफ़र हुई बम्बई, मैंने कहा फिर मैं भी बम्बई में ही कहीं दाखिला लूँ लॉ में। तो वहाँ पे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एक अच्छे कॉलेज है, इट्स सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस टुडे आल्सो। आई गॉट माय एडमिशन इन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे, वहाँ मैंने पढ़ाई की। ओके, यू हैव कंप्लीटेड योर लॉ इन बॉम्बे। आपने यहाँ ग्रैंडफादर की बात छेड़ी, दैट ही वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम LLB हैज डन LLB, फिर वो मेयर बने श्रीनगर के। तो इस वक्त हम फिर से जानना चाहेंगे आपके ग्रैंडफादर के बारे में थोड़ा सा। आफ्टर कमिंग टू दिस श्रीनगर मेयर, एज मेयर उन्होंने क्या किए, या आफ्टरवर्ड्स उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर? जनाब उनका नाम था बिशंबरनाथ नेहरू
वो हरी सिंह के एक ज़माने में हरी सिंह के बहुत करीब थे, माने जाते थे। ये कि इतना ही नहीं, उन्होंने कहा ये आई कंसिडर हिम इज द क्रीम ऑफ कश्मीरी इंटेलिजेंस। एट वन टाइम ही सेड इट इन हिज ओपन दरबार। बट कुछ ऐसे हाँ एपिसोड्स हुए बाद में, बट उससे पहले उन्होंने बहुत ही, वो म्यूनिसिपैलिटी में जब आए, मैंने सुना है कि 40 एम्प्लॉयज काम करते थे, और जब उनको म्यूनिसिपैलिटी एज प्रेसिडेंट म्यूनिसिपैलिटी निकलना पड़ा, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ था 400। कश्मीर में ड्रेनेज सिस्टम का उन्होंने पहला एक साइंटिफिक तौर से एक सिस्टम बनाया। ओल्ड सिटी था, ड्रेनेज में प्रॉब्लम था, वो एक कंट्रीब्यूशन था। अच्छा। दूसरा, उन्होंने उन दिनों हरी सिंह हाई स्ट्रीट का प्लानिंग और डेवलपमेंट किया। करण नगर जो ये है वो भी उन्हीं का है, उन्होंने खास कंट्रीब्यूशन किया है उसमें। इतना ही नहीं, उन्होंने बुलेवार्ड रोड का जो बेसिक ढांचा था उसके लिए भी उन्होंने ही की थी, उन्होंने पहल की उसके लिए। अच्छा। तो ये उनका एक बहुत ही कंट्रीब्यूशन, एक इंटरेस्टिंग रहा था। बड़े बड़े पर्सनालिटीज के साथ उनका राबता रहा। उन दिनों में वो शेख साहब के साथ भी उनका राबता रहा, बख्शी साहब के साथ भी राबता रहा, बिकॉज ही पीपल वुड कम टू हिम फॉर कंसल्टेशन एंड एडवाइस। तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में तो नहीं थे, बट these people used to come to him and take his advice and guidance. मैंने तो शेख साहब की एक लेटर पढ़ी है, उनको लिखी हुई लेटर। वो unfortunately I have lost that letter. I don't know what a relic it was. I mean, there are many situations because Sheikh Saab उन दिनों he started his career as he was for the downtrodden people जो थे, उनके लिए उन्होंने एसोसिएशन बनाया। म्यूनिसिपल वर्कर्स जो थे उनका एक एसोसिएशन उन्होंने बनाया। Then he had the issues of the people and he confronted him. Look at, these are the issues of our people. And then there was something, this so many things happened. So it was एक बहुत ही interesting दौर था। ब्रिटिश गवर्नमेंट था, महाराजा हरी सिंह था, कश्मीर में उथल पुथल होने लगी, बहुत सी चीज़ों में पहल की गई जो पहली बार हुआ। तो इसी वजह से उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया सडनली व्हेन ही वाज एट द पीक ऑफ हिज लाइफ। वो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा अभी। कुछ कॉन्स्पिरेसीज हुई, कुछ हुई, क्या हुआ, तो उनको एक इंक्वायरी, जो उनके people who hatched a conspiracy against him said that he has done some embezzlement in one of the projects. बहरहाल उसके बाद he was suspended from his services. This was before partition. अच्छा, it was before partition. Okay. फिर एक इंक्वायरी होल्ड किया गया, हाई कोर्ट में भी मैटर आया, and finally he was absolved of all the charges. But unfortunately, by the time, law takes time, and by the time law could take its own course, history had taken another course. 1947 हो गया, पार्टीशन of British India हुआ। तो there was nobody. He in fact filed a case in the Supreme Court, and later his legal heirs, that my father and my father's brothers, कि भाई इनको कम से कम पेंशन तो दो, वो भी नहीं मिला उन्हें। उन्होंने कहा, हाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, आई स्टिल इट्स ऑन रिकॉर्ड, he said that it was before independent India. We have no authority to rule on the rights of a person as a pensioner or as an employee before the promulgation of the Indian Constitution. ये हुआ उस टाइम पे, खैर वो अलग बात है। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि he had to be on his own after that. अच्छा। उसके सर कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं थे, बड़ी फैमिली थी, ये था, और बड़े अच्छे तरह से रह रहे थे, क्योंकि बिकॉज ही वाज एट द वेरी गुड, होल्डिंग अ वेरी गुड ऑफिस, सडनली ही वाज लेफ्ट हाई एंड ड्राई। दैट इज द टाइम व्हेन ही री एंटर्ड द लीगल प्रोफेशन। पहले तो प्रोफेशन में थे, इनिशियल प्रैक्टिस किया,
तो फिर जब ये हालात हुए तो उनको री एंटर करना लीगल प्रोफेशन में। सो उन दिनों में he was able to help in the making the laws, drafting the law of Jammu and Kashmir during the Hari Singh's time also, because as president municipality he was in charge of making some of the municipal laws, drafting the municipal laws. तो बहुत चीज़ों में he would be because he was a constitutional expert, उन दिनों माना जाता था उन्हें, तो they would take advice from him. तो वही बहरहाल वो चलता रहा। तो उसके बाद उन्होंने बिजनेस करने की कोशिश की। A man who was a bureaucrat or who was in the government service with a background in philosophy, अब सुनिए वो suddenly एक business के लिए, because he had to find a livelihood, how will he? But I give credit to him. At that moment of time, लकीर के फकीर नहीं थे, नहीं जॉब का, गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या हम कुछ नहीं कर सके। He attempted few businesses here and there, टी कंपनी, कुछ some other 2-3 वेंचर्स के वो फेलियर हो गए। फाइनली उन्होंने कहा ऐसा क्यों ना करें, कश्मीर में लैंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज, लैंड डेवलपमेंट है नहीं। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डेवलप अ लैंड डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट सेक्टर में, उसको रिकॉग्नाइज किया गवर्नमेंट ने। एंड जब वो रिकॉग्नाइज किया उसके बाद उन्होंने ही टुक सम लोन्स, ही मॉर्टगेज्ड हिज पर्सनल प्रॉपर्टीज and took a loan and bought a marshy piece of land called, जो कोहन खंडा है ना एरिया में, जी उसको उन्होंने डेवलप किया, वहाँ फिलिंग की, वहाँ वो सब मार्शी लैंड था और उधर प्लॉट्स बनाए और उसको अप्रूव कराया गया टाउन प्लानिंग स्कीम में। तो उसका नाम रखा गया बिशंबर नगर। ओके, बिशंबर नगर, जो अभी भी thanks to the grace and love of all the Kashmiri people, that name is still there. Absolutely. And I'm so elated that his memory still survives, though people might not know who this Bishambar is. But I'm just trying to share with you. Nagar has been named after the name of your grandfather. And that too, when he started as a venture, as his private venture with no other support, on his own, and today a lot of people are builders and developers. That time to think about builder and developer business, and then he made wide roads. Those are not, if you see the plan, it is quite amazing. He made side roads, main roads, wide and proper. अभी भी वो roads आप किसी भी कॉलोनी में जाएं, यहाँ पे यू फाइंड नैरो रोड्स। उस टाइम उन्होंने जो टाउन प्लानिंग स्कीम है उसका मैप भी बनाया, गवर्नमेंट ने अप्रूव भी की वो स्कीम। तो वेरी नाइस, वेल लेड आउट प्लान्स एंड ऑल दैट अभी भी है, आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल अभी भी है, बट थोड़ा सा गड़बड़ उधर इधर एंक्रोचमेंट्स हो गई हैं, ये हो गई हैं, बट एनीवे इट वाज द so that way I'm very happy that he contributed in this way to Kashmir, and my heart has always been at how we can contribute to Kashmir. That has always been my yearning. But जो भी वाक़ात हुए पिछले कुछ सालों में, it has been very painful for all of us, as it has been painful for the people who have been living here. Some people left here, some people continue to stay here. All of them face difficulties in their own way. बिल्कुल। अब हम फिर से आपके कॉलेज लाइफ पे आते हैं, क्योंकि आपने बोला कि आपने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे ज्वाइन किया। आफ्टर कंप्लीटिंग द लॉ इन द बॉम्बे, यो सा तुहंदिस ज़हनस मंज बगेम कशीर वापस बगो तम साथ योस तिमन दोनों रुझान युस्त कशीर, खास तौर पर ना फ्रॉम द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जी, योस मानान कि वह कशीर नेबर गौसन रिवायती मे दो बुश कह रिवायत मानान बम वापस कशीर, यह मिशन जनाब साहब बे मे पन कह प्रोग्राम वोग्राम तो बह कर, मे वो मे सीनियर जस्टिस वो पे जस्टिस राधाकृष्णन, तो दोपन why are you going, you have started Bombay and you are practicing. I was his junior, I was in his chamber and we are doing a lot of work. And so after completing the law you have joined the bar at Bombay. Okay. I became advocate High Court Bombay and I was joined his chamber. Justice the person who has elevated as High Court judge, who later became, that time तो वो तो senior थे, तो उसके बाद High Court judge बने, जस्टिस राधाकृष्णन उनका नाम था। okay. वो साउथ इंडिया के थे, तो उनके साथ मुझे गहरा ताल्लुक रहा। तो उन्होंने कहा भाई ये आप कैसी बात कर रहे हो, आप कश्मीर वापस जाओगे?
Sir, I want to go back. There are various reasons for me, very personal reasons, but I want to go. You are forsaking a wonderful career for yourself. Are you sure you want to do that? उन्होंने मुझसे पूछा. मैंने कहा, sir, I have to go at least for some time. There is a call, some inner call. I want to go away. I don't want to live in Bombay. Bombay में कौन सी life है? And by that time I had got married. By that time, just about that time, मैंने कहा अब मैं शादीशुदा हूँ and all that. फिर बॉम्बे के लाइफ में Yours a love marriage तो ना जनाब ये थी कशीर में arranged marriage, so called arranged marriage, whatever. I mean, I had the choice to say yes or no. So that way it was okay. फिर जनाब कश्मीर में I got married in 1982 in कश्मीर. तो उसके बाद मैंने 5-6 साल फ्रॉम 82 ऑनवर्ड्स अप टू 86 बहुत ही अच्छा वक्त रहा. बहुत ही लोगों के साथ यहाँ का मुलाकात हुई. मेरे बहुत ही अजीज दोस्त थे यहाँ पे. तो खैर तो बहुत सी चीज़ें की हमने. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ पे की. काम धंधा तो था नहीं, कौन हमें वे केस देता. तो पहले हमारे के घर के ही केस थे कुछ. मेरे ग्रैंडफादर साहब की प्रॉपर्टी, ओल्ड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज के केसेस थे, एनक्रोचमेंट्स थे, so many other lands were not there, things were gone out of the hands, कंट्रोल नहीं था. जो भी कुछ कर सका है मैं उन दिनों मैंने वही थोड़ा सा किया उनमें. ये भी मेरा एक प्रोग्राम था कि आई विल हेल्प माय फैमिली try to resolve this. Not that I was a great lawyer at that time, I was just an entrant. What could I do? But I learned a lot here. मुझे वो बहाना, एक मौका मिला श्रीनगर बार के साथ, उनके साथ लॉयर्स के साथ, सीनियर लॉयर्स जो होते हैं उनके साथ मिलना. और बेकी अजीब गरीब माहौल था यहाँ पे, जो कहीं किसी और बार में नहीं होगा इंडिया में, जो कश्मीर में था उन दिनों. पुराना हाई कोर्ट जो है जहलम के किनारे, आप वहाँ पे हमारा आना जाना होता था. आई विल रिमेंबर मेरे ग्रैंडफादर भी जब जाते थे, मैं उनके साथ गाड़ी में जाता था एज अ टॉडलर, छोटा. मगर वो कभी मुझे कोर्ट में नहीं लेते थे, कहते थे गाड़ी में बैठो. वो मुझे मौका मिला वहाँ पे. देन आई सॉ सम नाइस लॉयर्स एंड जजेस, एंड जो भी अभी हैं, सम ऑफ द लीडिंग लॉयर्स ऑफ दैट टाइम आर स्टिल हियर, जिनको बहुत एहतराम है उनका मेरा. जफ़र साहब हैं, ये तसद्दुक़ हुसैन साहब हैं, उनके साथ बड़ा मिलना जुलना था, अच्छे. और यहाँ पे उन दिनों फारूक नियाजी थे, मेरे ख़ास दोस्त. परवेज़ भी थे, परवेज़ इमरोज़, वो भी मेरे ख़ास दोस्त थे. तब इसी माहौल में मैंने 5, 6, 7 साल यहाँ पे काटे, बहुत ही अच्छे थे. हालांकि आई वॉज नॉट एबल टू डू ग्रेट थिंग्स इन प्रोफेशन. I want to do something better. There were limitations. I wanted to go for कॉर्पोरेट लॉ. मन में था, और यहाँ कॉर्पोरेट लॉ के लिए खास मौका नहीं था. इसलिए मैंने 86 के बाद सोचा कि मैं आई विल गो बैक टू बॉम्बे और समवेयर एल्स नियर बाय. एक तरफ से कहें कि पेरेंट बार आपने फिर से ज्वाइन किया. आफ्टर 1986 यू हैव जॉइंड अगेन बॉम्बे. फिर उन्हीं दिनों मैंने फिर सोचा कि मैं एक छोटा सा, मेरे बाय दैट टाइम आई हैड बिकम अ फादर, आई हैड अ सन एंड अ डॉटर. तो मैंने सोचा कहीं तो जगह होनी चाहिए थी. कश्मीर के बाहर मेरे कोई जगह नहीं थी. मैंने कहा मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं ऐसा ना हो जाऊँ लावारिस रहूँ, मेरे सर पे कोई जगह है नहीं. तो उन दिनों में वालिद साहब से मैंने कहा कि आई वुड लाइक टू गो आउट ऑफ कश्मीर. तो कैसी बात करते हो, एक तो कश्मीर आ गए और अब कह रहे वापस जाओगे. मैंने कहा जो मेरे मन में था और जो मुझे करना था, जो भी लिटिल बिट आई कुड डू वो किया है. बट आई थिंक आई हैव टू प्रैक्टिस समथिंग एल्स विच आई हैव इन माइंड. सो मुझे यहाँ वो हो सकता नहीं है, तो आई वुड लाइक टू. That time I decided that where shall I create a second home. So I was looking for a second home which would be climatically conducive to people like me who have been brought up in such a lovely Kashmir valley. वो हर एक जगह में उनका मन नहीं लग सकता था. And that time I had the option. तो मैंने छोटा मोटा वहाँ पे somehow small one bedroom flat वहाँ पे मैंने पुणे में लिया in 1986.
उसके बाद एक ऑफिस का एक छोटा सा ऑफिस लिया। मैंने कहा अब तो है जो भी मैं कर सकता। आई वॉज एबल टू बोरो सम मनी फ्रॉम, आई डेंट हैव सो मच ऑफ माई ओन सेविंग, सो आई बोरोड फ्रॉम माई फादर। तो देन आई ऑफ कोर्स रिपेड दैट मनी टू हिम। तो देन वहां पे मैंने प्रैक्टिस शुरू की in 1986. और back of my mind, I had some foreboding that Kashmir में things are not going to be all right in due course. And I would keep on repeating that before my parents in 1986. Okay. You were having. I had a foreboding without any reason. I said, what? Then people would say, why are you saying that? मैंने कहा पता नहीं, मुझे लग रहा है कि that एक कुछ there's going to be tumult in Kashmir. There's nothing, there's no cogent reason for me to say this. But मुझे somehow intuitively लगा. I think God was guiding me to do something else. Something. I am a practitioner of spirituality. That's another part of myself. I practice a different kind of spirituality, not a traditional religion in that sense. But I practice spirituality, which talks about oneness of mankind, oneness of humanity, oneness of all religions. This is the central belief that I have, and I'm practicing it last 35 years. I have a spiritual leaning जो है मेरा एक spiritual organization है based out in Japan. So I'm connected with that. This is what I believe is the hope for mankind. Something happened in Japan in 1959, because of which he gave a vision of 21st century, the founder of the vision. So मैं उससे बहुत मुतासर हुआ. So past 35 years have been involved in that grand vision of one humanity, one ethos, not people fighting in the name of religion with each other, getting at each other's throats. This is something which I had never appealed to me right from the beginning. You're saying that there has to be some other way of life. This cannot be. This is the foundational drive which wanted me to search for something different. इधर मैं आपको फिर से कश्मीर ले आता हूँ। 1982 से लेकर 1986 तक आप यहाँ रहे हैं और उसके बाद आपने डिसाइड किया दैट विल गो। अत दौरानस मज एसोसिएशन ऐसा कुछ जाए इस वक्त बेहवान करान या ये तसम तो ही बाशो ज समथिंग इविल इज गोइंग टू हैपन तो तत मुतल्लिक because in the sense के legal पेशस मज रूजित छ मुख्तलिफ लोकन से ख्याल बावन तो different vision थी यवान रास्कन बनान तीमा reason because I used to, because of my friends and we used to have different shades of opinion. Very positive experience I've had. Let you take me and tell you. Kashmir of the 1970s and 80s was far different than the Kashmir of later times. Because those were the foundational years of Kashmir. I think 1960 में तो स्कूल में था, 70s में कॉलेज में था, late 70s के उसके फिर उस दौरान में एक क्वांटम शिफ्ट हुआ consciousness of Kashmir में. I think there was a fantastic Kashmir. I used to believe is one of the most extraordinary places on earth because open mind था लोगों का. यहाँ पे कॉफी हाउस में बैठते थे, कम्युनिस्ट भी बैठता था, सोशलिस्ट भी बैठा था, फिलोसफी डिस्कस करने वाले भी, कॉन्ट्रैक्टर भी, अलग दो राउंड सर्कल उनका होता था, इंजीनियर्स का राउंड सर्कल होता था, सब अपने अपने आई एम विटनेस टू पेंट आर्टिस्ट वाज देयर. पीपल लाइक रहमान राही साहब उन दिनों आते थे, या गुलाम रसूल संतोष थे, और अली मोहम्मद लोन साहब थे. और ये तो ग्रैंड एरा एक था जो दे वर द स्टार्स ऑफ नया कश्मीर. आई बिलीव दैट वाज अ विजन ऑफ कश्मीर. I personally feel 700 years तक कश्मीरियों ने गुलामी की है और उनका सेल्फ रूल सिर्फ 60 years ही हुआ. ड्यूरिंग यूसुफजाई चक के टाइम में सेल्फ रूल उन्हें देखा नहीं, जस्ट उस दरमियान देखा. फॉरेनर्स ही यहाँ पे एस्टैब्लिश हुए थे. That was the reason that Kashmiris have found them getting frustrated. That is the time, that is the reason, according to me, that they tried to express themselves in so many ways. That is at the bottom of it. If they want to, the urge to do something better is tremendous in Kashmir, but it has to be channeled in the positive direction. If that happens,
there'd be no people like the people of Kashmir are extraordinary. The place of Kashmir is extraordinary. I have traveled all around the world, but Kashmir, no place like Kashmir, not because we are Kashmiris and we like to tom our drums, but I feel that we had a lot of grace. We had a wonderful tradition of mystics, of saints, of philosophy, of great philosophies of times, right from Abhinav Gupta's time, Hemaraja's time. I'm talking about that also, and talk the later ages. I mean, talk about the poets, writers of Kashmir later ages में नंदरुश लाल देद का ये जो रुझान रहा ये भी अमेजिंग है. ये कहाँ है? Where will you find such an extraordinary thing? So there is so much to say, but there is so little time, but I can जो भी मैं spontaneously आपसे शेयर कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच. मुझे आप बताइए 1986 में आपने प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लॉयर की हैसियत से काम करना स्टार्ट किया है. देन यू नेवर सी बैकवर्ड. यू हैव स्टार्टेड योर ओन कॉर्पोरेट फर्म एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट कॉर्पोरेट फर्म? Yes. So, जनाब ये बड़ी एक इंसिडेंट. When I went to Pune, I decided that I have to have a second home. जैसे मैंने आपसे बात की थी, बॉम्बे तो रह नहीं सकता था. By that time I was a married person. I wanted to have a quieter life. Maybe I'll earn lesser, but I would want to have a calm, quieter life, which is congenial to Kashmiri temperament. So इसलिए मैंने पूना चूज किया. पूना उन दिनों कहा जाता था is a retired man's paradise. मैंने कहा यही तो मुझे चाहिए. Though I was just beginning, I was started in life career, but I chose a retired man's paradise called Pune. तो जनाब उन दिनों न तो मुझे मराठी लैंग्वेज आती है, न कोई जान पहचान थी. I was totally stranger. कोई मुझे जानता नहीं था. तो किस तरह से मैं वहाँ प्रैक्टिस करूँ? तो मेरा तो नेचुरल रुझान था, because one of the reasons why I chose to come out of Kashmir was I wanted to practice corporate law. मैंने कहा मैं तो यहीं पे कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली लिटिगेशन में जाऊंगा मुझे कोई पूछने वाला नहीं है. आई विल नॉट बी एबल टू I'll be Mr. Nobody. So instead I took up corporate law. I became an advisor. मैंने पहले क्या किया? I took a employment in a company. I became the legal manager of the department, their legal of a big company. उनका legal manager बना. उस दौरान में मुझे कॉर्पोरेट लॉ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ, बिकॉज आई वाज डीलिंग विद कॉर्पोरेट मैटर्स. बट अल्टीमेटली व्हेन यू आर अ लॉयर आप किसी के मातहत नहीं रह सकते. इट्स नॉट पॉसिबल. तो फिर मैंने वाइफ से कहा, भाई आर यू रेडी? आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ओन कंसल्टेंसी. आई डोंट हैव मच मनी, यू नो दैट. आर यू रेडी टू सपोर्ट मी? शी सेड यस, गो अहेड. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. One client, one corporate client through some contact, then another corporate. But at that time, मैंने सोचा कि I will never think of profit. What I will earn, I'll try to work 100%. Still work hard. If 101% I started working hard, diligently, never thought of money. And money came without asking. That was wonderful. And then a new chapter started. I started my law firm under the name of Nehru and Company. श्रीनगर में जब थे तो R.K. नेहरू मैंने लिखा था हमारे यहाँ पे गौकदल में. वहाँ पे मेरा ऑफिस था फर्स्ट फ्लोर पे, जो ऑन वेटनरी जो है उसी लेन में. तो वहाँ पे मैंने उनको R.K. नेहरू लिखा उस टाइम. कैसे आया आर थे तो समहाउ. फिर उन दिनों मेरे दोस्त भी थे यहाँ, जिनका फारूक नियाजी थे, परवेज थे, और अनदर दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड ऑल. आई हैव अ लॉट ऑफ. मैं इन्हीं के साथ बैठता उठता था और किसी के साथ नहीं बैठता. और लोग समझते भाई कैसा आदमी है और किसी के साथ बैठता ही. तो माई हार्ट वॉज कनेक्टेड विद देम एंड वी यूज्ड टू थिंक अबाउट कश्मीर. वी यूज्ड टू टॉक अबाउट कश्मीर डे इन एंड डे आउट. एंड दे हैड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. इट वॉज नॉट, बट इट वॉज वेरी enriching. We could talk freely, frankly, anything. That is the Kashmir I remember. जब आप प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लॉयर बने, नाउ यू आर ए रेनाउंड प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लॉयर देयर, लेकिन फिर भी आपको कश्मीर के साथ एक कनेक्शन रहा.
फिर आपने कैसे रिवाइव किया फिर से कश्मीर एंड योर प्रोफेशन? हाउ यू मैनेज दीज टू थिंग्स? I'll be very frank. One of the cementing factors was that we had a place in Kashmir, which is by the side of the Dal Lake. अच्छा. And it has been since my grandfather's time, it was running as Daru's guest house. Later, it became, in 1979, it became a formal hotel called Hotel Nehru's. So that kept me coming, made me come here again and again, not because of property, frankly, but कम से कम मुझे कहीं जाने आने जाने का रास्ता तो जगह तो था. I didn't have to go to somebody's place. वो अपना जगह रहा. And it was alive. It was even during the time when ये यहाँ मिलिटेंसी रही, उन दिनों तो यहाँ पे CRPF ने सब होटल्स को लेके रखा था. तो फाइनली वी आर एबल टू रिमूव दैट CRPF फ्रॉम आवर प्लेस. तो वहाँ पे तो उसकी क्या हालत थी वो एक अनदर ही कहानी, वो सम अदर स्टोरी. हाउ वी took back the place, how we revived it as a hotel after all that happened, not being tempted to sell in spite of all odds. We did not. We went through very difficult time, and we whatever little we could spare, we pumped into the. It had become like a after CRPF stayed there, it became like a gaushala. It was like a. It was not looking like anything like a hotel. Even everything was gone. Everything was removed. Anyway, so we revived it, and that kept me coming here. But that was not the only reason. Reason was my connection with Kashmir. I had so many good friends here. So aana jana because of that. That's what kept me coming to Kashmir. Nothing else. Because money को कुछ मिला नहीं. There was no money. मुझे क्या यहाँ पे तो just for the last 2 years there has been some semblance of good business, but there is no business. Imagine since 1990 we have been carrying on in spite of all odds, sticking to this place. Not because it is money तो होता तो हम long back we would have sold our interest. But I wanted to be here, wanted my children to be connected with Kashmir. And I never felt that I'm away from Kashmir. Because मैं हर साल मुसलसल आता जाता रहा 97 के बाद. हाँ, टिल 90 to 97 नहीं आ सका. हालात तो बिल्कुल उन दिनों ऐसे थे नहीं कि यू कुड कम हियर. अब हम दूसरे पहलू पे आते हैं. यू आर अ प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लॉयर. बीइंग ए कॉर्पोरेट लॉयर, उसके बाद आपने कैसे अपने आप को एक सांचे में डाला? Then you became a poet, you are a writer, and more particularly you are a painter as well. So these all qualities in one person, that to a corporate who remains always busy with his clients or cases. Really, I'm a strange mix. Sometimes मैं भी अपने आप पर ताजुब करता हूँ मैं किस तरह का मिक्सचर हूँ. तो not that मैंने कुछ खास हासिल किया है, but just a dabbler. शौक है. बट बुनियादी बचपन से ही मेरे राइटिंग में शौक था, पेंटिंग में शौक था. आई हैड यहाँ पे एक टीचर थे मिस्टर उमेश कोल, वो वाटर कलरिस्ट थे, बर्न हॉल में थे. उन्होंने मुझे वाटर कलर सिखाया. तो फिर आस्ते आस्ते आई कीप ऑन देन राइटिंग में भी बड़ा शौक था. खास तौर पर मुझे पोइट्री में बड़ा शौक था. मैंने कहा यार मैं अजीब गरीब आदमी हूँ, पोइट्री तो कोई सुनने वाला भी नहीं है. किसी को अगर मैं पोइट्री शेयर करूँगा वो क्या बोर हो जाएंगे. बट उन दिनों अनफॉर्चुनेटली मेरा कश्मीरी में उतना होल्ड नहीं था. मैं तो चाहता तो मैं कश्मीरी में लिखूं. मैंने कोशिश भी की कश्मीरी में लिखने के लिए, क्योंकि मे बी आई एम फाइंड माई सेल्फ शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. यू हैव टू बी फुल्ली entrenched in a language to be able to do justice to your expression. So जो भी हो, right or wrong, अंग्रेजी थोड़ा बहुत आता था. तो फिर मैंने कहा मैं अंग्रेजी में ही लिखूं, क्योंकि मैं उर्दू में भी मैंने ट्राई किया थोड़ा सा लिखने के लिए, बट एक्सप्रेशन वाज सफरिंग. सो आई जस्ट मैंने कहा जो भी है कम से कम किसी ना किसी लैंग्वेज में तो एक्सप्रेस तो करो. तो ऑफ लेट बहुत से आई हैव बीन डूइंग दीज थिंग्स एज अ dilettante, as a kind of a dabbler, as a hobbyist. I've never taken it as a profession. I could have. People have been urging me, why don't you do a exhibition? My sister is very keen. She wants next year me to do an exhibition here. मैंने कहा okay, I will do it here. कुछ exhibition करें. कुछ उसने just to put a story in front. She's
thinking of creating she's working very hard on creating Kashmir History Museum. Okay, Kashmir She's History Museum. वो उन्होंने कंपनी भी इनकॉर्पोरेट की है. She says that I will do everything. Whatever money, gold I have, I'll put it for this. This is my cause. I want to do. Probably inspired by my father. For who I told you, वो history में हालांकि engineer थे, but all along he was interested in the history, ancient and medieval and modern history. But उसने कहा यार ancient history के बारे में खास हमारे पे we don't have sources. We have to do a little more research. Who the Kashmiris were, where they come from, where this race has emanated. What was the ultra ancient time में क्या था Kashmir going back. Then he talked about the lake, Great Satisar Lake, when it was a big lake. There's a mythology about it. And it is found geologically that it was a big lake at one time. And then the old waters, and that didn't happen too far back in history. It happened somewhere around 6,000, 5,000, 6,000 years BC. It was a big lake. It used to be called Satisar. And then one day the waters drained out of the valley. And then then the history of Kashmir started. It's very interesting. So Walid Sahab जब गुजर गए 2003 में, उसके बाद मैंने कहा the only way I can do justice to his memory, जो भी उन्होंने लिखा था कश्मीर हिस्ट्री के बारे में, वो मैंने पब्लिश किया पोस्ट पोस्टमसली. उसका किताब का नाम रहा सतीसर टू कश्मीर. वो यहाँ पे शाया हुई. यहाँ पे भी मैंने एक छोटा मोटा फंक्शन किया था. यहाँ के अदीब लोग जो थे उनको मैंने बुलाया. मैंने के जो भी यहाँ पे है, मैंने उनसे कहा, बड़े बड़े साहब थे, मैंने के जो भी यहाँ पे हमारे आर्ट कल्चर के जो भी मोटिव्स है, they belong to you as much as they belong to me. You might be having a different religion, it doesn't matter. They are your assets as much as they are mine. So you have to take care of them, you have to protect them. These are your antecedents. This is your pride, this is your history. How can you forget it? So that was the idea behind publishing that book, Satisar to Kashmir. And then I'm doing my other things also now. जैसे कि आपने मुझे पहले सवाल पूछा था कि आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में आप कश्मीर के बारे में क्या आप जानते हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे लोगों को. I'm just not allowing you to ask that question because we have discussed. You have discussed that question. Yeah, I would just say that. फिर उसके बारे में मैंने कहा जो हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स थे कश्मीर में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे. जो अपने my son, my daughter, my other friends will never be, even people, all our brothers and sisters in the valley, they won't be knowing what Kashmir was of that time. I'm not talking about the time of my grandfather. I'm talking about a transitional age, which is my generation. I call it the people neither here nor there. इसीलिए I wrote a artwork called Song of Manzgam. Song of Manzgam. Neither here nor there. Okay. तो उसमें जनाब मैंने ग्राफिक वर्स का I have used a new form of expression and I credit myself to that, having created that form, because I can draw, I can write, I can paint, so मैंने ग्राफिक वर्स किया और I can write poetry also. तो एक सिंपल पोएटिक वर्स में एक फ्रेम के साथ मैंने डिलीवरी ऑफ लिरिक्स दिया है. Graphic with verse, not just writing, verse which has got meter, which has got some song in it, some musicality in it, and the relevant graphics. So I have done that. I'm with some background in music. My idea is to project it as a visual, audio visual, and not to make it boring. कौन किताबें आजकल पढ़ता है? एक audio visual बना के, which I would, God willing, if I get time, I would like to present that in Tagore Hall or someplace later. I have already done that. But this work is going on. Sharing the vision of what, say the vision, the memory of what I have seen in my formative years. I have focused on the not elite class of Kashmir. I have focused on the blue-collared people of Kashmir. I used to find gold and glitter in their eyes. People who would serve us, people who were downtrodden. They were the
people I found inspiring, most inspiring. तथ मज मत त यवान, तथ मज कम मोहनियो त यवान, सो ईस्तन बट ईस्तन या मुसलमान ईस्तन, तिम सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल में बसान. मे तिम almost I have romanticized them so much. It becomes almost a magical story. I call it the Song of Mazga. Okay. It is one of my works. Then I have done other works also in the same idiom. I called it. The other one I have done the Serpent's Wisdom. I cannot tell you so many things because I am connected. मेरा spirituality के साथ भी कुछ वाबस्ता Connection है. तो you will find spirituality reflecting in my writing. But ये जो है song from मजवा है, ये more about our antecedents, the wonderful. I mean वो मंजरात कैसे होता था वही मैंने डिस्क्राइब किया था. वो किस टाइप के उस it was very funny, very strange. मेरे I had my own माता मालोस, मेरी मासी देश उस ताकि मैंने तिमिता I think which my very interesting characters. My interesting characters कर मैं pick atmas. They were the representatives of that age, that era. And तथ में मैं बर्नहॉल ते थोमुत, contemporaries ते कोमुत, तथ में father Pharaoh ते थोमुत मैं. ये शक बड़ा very interesting. To me it is interesting, but maybe बाकियां लगा कि Very interesting. आपने सिर्फ अभी बोला ही मुझे लगा बहुत interesting. I just want to see with graphics and verses. It will be awesome and people will love it, of course. So दिल करता है कि आपके साथ continuously बातें करें क्योंकि it is so much touching because it is straight away related to our homeland. So दिल करता है आपके साथ कंटिन्यू बात करें लेकिन टाइम की किल्लत है. अब मैं आपसे आखिर में ये सवाल पूछूंगा कि you have been all along through every country of the world indeed, या बहुत सारी कंट्रीज में आप गए हैं इंडियन डिफरेंट स्टेट्स आप गए हैं. यू हैव सीन द पीपल देयर और यू हैव सीन द पीपल इंडीड फ्रॉम योर चाइल्डहुड द कश्मीरी पीपल. क्या लगता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इज देयर एनीथिंग स्पेशल देयर और यू विल फील स्टिल? I will not try and please anybody. I'll speak honestly because that's what I believe in, speaking the truth. But I'll tell you one thing, in spite of what people might say, Naz rood nahi yete adbi rood na ch jithan hun ka prasan, na ch ka socha, na ch tihun khayal. Mor bushis janaab bushis asa wanu ke yus mein adab wush mein lete navjawan mas. Ye tihun zehn mein wush mich bad promise basan tasmas. Ba ko yuti in it short and simple. It is not, it's they're wonderful people, but they have to be inspired, they have to be guided, they have to be put on the right channel. They're wonderful people, not necessarily. But Kashmiri mein Ox standard Kashmir was cunning and manipulative also. Or usually should you I am talking to the young generation. तो वो तो कहते, but whatever MSC में interaction कर मुझे, I find them very wonderful. Young boys, all with lot of promise. And feel sorry that there is not so much of employment here. There is not so many avenues here. Wish we can contribute some way and make lives of people better here. This is after all of my home. How can I forget my home? How can I forget my responsibilities towards my home? That's what I always believe. Not to please you. I'm saying it is badastur mere dil mein aisa raha. But हालात होते रहते हैं. कभी you feel upside, you feel sad, you feel good. This is how life is. Sometimes good events happen, sometimes bad events happen. Life is a package deal. You get what you deserve. That is something entire. That is almighty. Nothing happens by change. Nothing happens by accident. Everything is, God gives us what we need according to His wisdom, not to your and my wisdom. Absolutely. Absolutely. आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो कश्मीर में इस वक्त वो कॉर्पोरेट लॉ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जाता है या अभी उसकी तरफ नहीं जाते हैं लोग, लॉयर्स नहीं जाते हैं. Is it feasible? क्या रहेगी आपकी एडवाइस टू द यंग लॉयर्स हु आर कमिंग फ्रॉम द लॉ कॉलेज, हु आर कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज? Is there avenues in the corporate laws available this time as well? In fact, इसी पे मुझे याद आया, recently I was invited to a law university in Maharashtra to deliver an inaugural. As a chief guest, I was invited as a corporate lawyer. Considering my little humble role in corporate law, they thought it proper to invite me as the chief guest.
तो देन आई वांटेड टू, दैट टाइम मेरे जहन में आया जो मैं इन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूँ, आई विश आई कुड शेयर इट विद द स्टूडेंट्स इन कश्मीर. God willing, if it's possible, I would like to share, talk to the people in the law department here or people here, how we can create better avenues for corporate law in Kashmir. So that in time to come, business is developing. Without business, nothing, no life is there without business. You can talk about all the things in the world, but if there's no money, you can't do anything. How to create money? Lawyers can play a positive role in safeguarding and creating and safeguarding an environment in which is conducive to making of money. That is what corporate law is. People should understand what is business before they become lawyers. If you want to become a good corporate lawyer, you have to first understand business. That's what I keep on saying again and again. Try to step into the shoes of the businessman and then give him law. Don't give him law first and then try it. No, that advice will not be taken at all. So still there are avenues. There are avenues. I think another thing that I have done is I have promoted a public limited company called Institute of Arbitration and Mediation. It is a company which I promoted around 15-20 years back. And now that is also, arbitration is a great field. Corporate error. I'm not talking small time arbitration. Arbitration is a great field for redressal of justice. Considering the lacuna or the limitations of our other, the normal channels of law, there are a lot of delays, there are a lot of limitations, there are a lot of problems. But there's a saving grace. Private adjudication. And that too through the instrumentality of an institution. Not as a private one-person law arbitrator, two-person arbitrator. There is a lot of scope for institutional arbitration because then you can avoid so much of waste of time can be avoided. It can be less expensive provided you give inexpensive and efficient arbitration. So that was one of my aims, one of my desires was to create inexpensive efficient arbitration. And the tool that I'm using is digital tool now. We are working with software people to create online arbitration without having any physical that expensive venues for arbitration, inviting arbitrators to come. They charge hefty amount of fees, all that stuff. So I am in the process of trying to do that in collaboration with some universities and other people. It's one of the things that I'm doing apart from that. Thank you so much. इंशाल्लाह हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपनी कीमती वक्त यहाँ पर दिया because a corporate lawyer time is very valuable. So can there be anything more important than speaking to my brother Kashmiri? Thank you so much. Something which is out of my heart. हम आपको फिर से दावत देंगे क्योंकि आपके साथ और भी डिस्कस करना है. हिस्ट्री इज देयर, पोइट्री इज देयर, योर राइटिंग्स, ग्राफिक्स एंड सबसे बड़ी बात है आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी हम बात करेंगे. आपसे हम इस बार अलविदा कहना चाहेंगे इस पॉडकास्ट में. इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में अगली शख्सियत के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम.